उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स का जो मोनोमर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर लिख लीजिए न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, इसमें तीन चीज होती हैं, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। यानी एक न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ने लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर भी तीन कंपोनेंट होते हैं, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। नाउ व्हाट इज दिस शुगर मॉलिक्यूल? तो जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर होती है उसे हम बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। ये जो बेटा राइबोज शुगर होती है पेंटोज शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती है? द शुगर हैविंग 5 कार्बन एटम। ऐसी शुगर जिसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ शुगर का, तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। CH2OH, ये शुगर का स्ट्रक्चर है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज द सेकंड कार्बन एटम, दिस इज द थर्ड कार्बन एटम एंड दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज 5 कार्बन एटम। बेटा ये जो सेकंड कार्बन पे शुगर है इसे बोलते हैं हम राइबोज शुगर। और जो सेकंड कार्बन पे अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाता है इन द केस ऑफ डीएनए, तो क्या बन जाता है? डीऑक्सीराइबोज। क्या बन जाता है? डीऑक्सीराइबोज। अदरवाइज ये क्या होता है? राइबोज। ये कौन सी शुगर है? राइबोज। और अगर इसका सेकंड कार्बन का OH मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। फटाफट ये नोट करो। नाइट्रोजिनस बेस। तो बेटा अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस की बात करूं तो जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं दो तरीके के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस कितनी तरीके के होते हैं बच्चों? दो तरीके के होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस आर ऑफ 2 टाइप। हाँ पढ़ ले। प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स में क्या क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरामिडीन्स में क्या आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ओके बेटा भाई। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। थाइमिन इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट? यूरेसिल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? 5-मिथाइल बेटा डीएनए जो होता है ना वो हाईली मिथाइलेटेड होता है। क्या होता है? हाईली मिथाइलेटेड। इसके अंदर मिथाइल बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। तो प्यूरिन्स में क्या क्या आ गए? नाइट्रोजिनस बेस, ऐसे कंपाउंड जो कि किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से। ऐसे कंपाउंड जो कि किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। नाइट्रोजन कंटेंट इज हाई। और इनके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कैसा होता है बेटा? लो होता है। इनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। और इनके अंदर कैसा होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इनके अंदर दो रिंग होती है स्ट्रक्चर में, प्यूरिन्स में दो, और इनके अंदर सिंगल। ठीक है, प्यूरिन्स हैव 2 रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरामिडीन्स हैव सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हुआ? कहां पर लिखा है 2 रिंग होती हैं? क्या आती है बेटा? पायरामिडीन्स। क्या आते हैं? पायरामिडीन्स बोल रहा हूं। क्या आते हैं? फॉस्फेट्स। तो बेटा डीएनए के और आरएनए के अंदर जो फॉस्फेट होते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। किस फॉर्म में? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली क्या होता है तुम्हारा? H3PO4। क्या होता है? H3PO4। और इसके डेरिवेटिव होते हैं फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेनली कौन सा होता है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, OH OH OH। कौन सा आयन होता है इसमें, फॉस्फेट आयन, PO4 3 समझ में आ गया। तो इसी फॉर्म पे तुम्हारा क्या जाके लगता है, फॉस्फेट। तो डीएनए और आरएनए के अंदर जो फॉस्फेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, बोलो, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। समझ में आ गया, पक्का। अब एक न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, जब शुगर, बेस और फॉस्फेट तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अगर शुगर राइबोज होगी तो डीएनए बनेगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और शुगर अगर कैसी होगी, डीऑक्सी राइबोज होगी, यानी उसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होगा तो क्या बनेगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज। समझ में आ गया। शुगर के सेकंड एंड पर अगर OH होगा तो क्या बनेगा, राइबोज यानी आरएनए। सेकंड पर अगर OH नहीं होगा तो क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबोज। क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है जी। चलिए तो अब देख लेते हैं हाउ अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। अब बेटा देखो इसमें शुगर और बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, फिर उसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो देख लेते हैं यार कैसे फॉर्म होता है ऑन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, शुगर बनानी आ गई सबको इस तरीके से। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे क्या है, CH2। यहां पर क्या था, HOH। क्या था, HOH। अब इसका जो OH होता है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है, नाइट्रोजनस बेस के साथ। किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। और यहां पर बॉन्ड बना लेता है, यहां पर क्या लग जाता है, पहले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कभी भी कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड, कभी भी कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड अगर जुड़ता है किसके साथ, शुगर के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, ग्लाइकोसाइड स्टैंड फॉर शुगर। तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी ऐसी लिंकेज, लिंकेज यानी बॉन्ड, ऐसी लिंकेज जो कि किसके बीच में हो, नाइट्रोजन और शुगर के बीच में हो, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आ गया बेटा। तो कल से अगर तुम नहीं आना चाहते इस बैच में तो कल तुम दूसरे वाले बैच में हो, ठीक है। MWF में क्या हो रहा है, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इम्यूनिटी चालू हुआ है, आ जाना। इम्यूनिटी चालू हुआ है, तो जिसको इम्यूनिटी की क्लासेस लेनी है, 8 चैप्टर की क्लासेस लेनी है, वो उस बैच में आ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बजे क्लास होती है, ठीक है, 5 बजे। समझ में आ गया, बोलो। बाकी सेम है, HOH HOH। अगर यहां पर OH नहीं हुआ तो डीऑक्सीराइबोज, अदरवाइज राइबोज। ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर क्या लिखोगे नोट डाल के, sugar attach with nitrogenous base with the help of N glycosidic linkage. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Okay. पता चल गया, कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नो सर।
ओके। उसके बाद हम जानते हैं क्या कि न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट कैसे अटैच होता है, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर से फॉस्फेट कैसे अटैच होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जब मैं बताऊंगा। सबको एस्टर बॉन्ड मालूम है? एस्टर बॉन्ड क्या होता है? कैसे बनता है एस्टर बॉन्ड? जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ कंबाइन करता है? OH के साथ, ठीक है, तो क्या होता है? वाटर निकलता है। क्या होता है? वाटर निकलता है। तो C डबल बॉन्ड OC, तो COC बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है? एस्टर बॉन्ड। क्या होता है? एस्टर बॉन्ड। और इस कार्बन की जगह अगर मैं यहाँ पर फॉस्फेट लगा देता हूं तो इसे हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है जी, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो अब देखो यार क्या होगा। यहां पर तो क्या लग गया था? नाइट्रोजिनस बेस। कहां पर? फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? फोर्थ, CH2OH। अब फॉस्फेट कैसा होता है? P डबल बॉन्ड OH, OH और OH। क्या होता है? यहां से H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। कितने O है यहां पर? दो। कितने H है? दो। H2O निकल गया, कितने ऑक्सीजन बच गए? एक। तो क्या लिख दो यहां पर? O। यस और नो? यस। अब इसे इस बॉन्ड से कंपेयर करो। P डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड OC। क्या बोल सकता हूं इस बॉन्ड को मैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो शुगर अटैच विद फॉस्फेट with the help of phosphoester bond at the 5th कार्बन एटम। पांचवें कार्बन एटम पर फॉस्फेट अटैच होता है शुगर के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर शुगर, शुगर मत लिखो, फॉस्फेट अटैच विद sugar with the help of phosphoester bond at 5th carbon atom। yes or no? yes sir। शाबाश, लिखो फटाफट, लिखो। लिख लिया। नेक्स्ट, अब बेटा देखो ये जो यूरेसिल और थायमिन होता है इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। थायमिन क्या होता है? थायमिन इज जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूरेसिल। इट इज अ 5-मिथाइल यूरेसिल। तो लिख लो थायमिन इज द 5-मिथाइल यूरेसिल। ये जस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जहां पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है वहां पर क्या हो जाता है? रिएक्टिविटी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इट इज अ 5-मिथाइल यूरेसिल। क्या ये? 5-मिथाइल यूरेसिल। हाँ, एडिशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या था? कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती हैं और दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होती हैं। यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरी क्या होगी? नेगेटिव पॉजिटिव। एंटी पैरेलल पोलैरिटी किसमें प्रेजेंट होती हैं? एंटी पैरेलल पोलैरिटी में। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं हेलिक्स बनाती हैं। स्प्रिंग देखिए कभी,
स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये सारी बातें पता कैसे लगी? द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, इट वाज बेस्ड अपॉन व्हाट? एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड व्हिच इज गिवन बाय रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, ये जो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये कभी भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं दे पाते। कैसे दे पाए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड। समझ में आ गया? तो लिखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय James Watson and Francis Crick. James Watson and Francis Crick, based upon X-ray diffraction method, based upon X-ray diffraction method, based upon X-ray diffraction method, ठीक है, which is given by Rosalind Franklin and Morris Wilkins. Rosalind Franklin and Morris Wilkins. Rosalind Franklin and Morris Wilkins. Morris Wilkins. Rosalind Franklin and Morris Wilkins, ठीक है जी। ये दो लड़कियां थी, इन्होंने क्या दिया था? एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड, जिसके बेसिस पे हमने क्या दिया था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसने दिया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। लिखो one of the hallmark on the double helix structure of DNA, one of the hallmark on the double helix structure of DNA is base pairing, which is defined by Chargaff, and base pairing occurs according to Chargaff rule, and base pairing occur according to the Chargaff rule. ठीक है जी। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना, अगर ये ना हो तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कभी भी बन ही ना पाए, दो स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से कभी जुड़ ही ना पाए। वो सबसे मेन पॉइंट क्या था? बेस पेयरिंग। क्या था? बेस पेयरिंग, यानी एक न्यूक्लियोटाइड जो कि इस स्ट्रैंड में है, वो दूसरे वाले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से उन दोनों के बेस कैसे आपस में अट्रैक्ट करते हैं, कैसे आपस में जुड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बेस पेयरिंग, which is given by Chargaff, and base pairing occurs with the help of Chargaff rule. According to the Chargaff rule, base pairing किसके थ्रू होती है? Chargaff rule के थ्रू होती है। तो Chargaff rule क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में Chargaff rule पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। अब तो हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। पहले वाली क्लास में जो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, इससे पहले जो मेन क्लास ली थी उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाया था, सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड्स के नाम बताए थे, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स के नाम बताए थे, एडिनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, है ना, साइटिडाइलिक एसिड। अब वो सब नहीं करेंगे, अब मेन चीजों पे फोकस करेंगे। तो कल हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए, चारगाफ रूल एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक ही क्लास में सारे एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक क्लास में सारे एक्सपेरिमेंट। अब सुन लो,